बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात हमारी रुक गई थी कहाँ पर जनाब? कमर्शियल इंपोर्टर पर। तो हम जानते हैं कमर्शियल इंपोर्टर को 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स देना होता है, यानी इंपोर्ट स्टेज पर वो 20% टैक्स देता है जो कि उसका इनपुट टैक्स है। अब उसको इतना सफिशिएंट वैल्यू एडिशन करना है कि उसका 17% आउटपुट टैक्स के 20% इनपुट टैक्स के बराबर आ जाए। लेकिन अगर उसका इनपुट टैक्स ज़्यादा होगा आउटपुट टैक्स के मुकाबले में, तो एक्सेस इनपुट टैक्स का रिफंड नहीं ले सकता। उसको किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन करके ही उस इनपुट टैक्स को एडजस्ट करना है। ये चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो लिखा हुआ यहाँ पर आ गया, the excess of input tax if any or output tax shall be carried forward to the next tax period. However, the refund of excess input tax or output tax in respect of such commercial imports shall not be allowed to a registered person. Now example दी गई है, सेल्स टैक्स रेट 17% है, इम्पोर्ट वैल्यू जो है वो 1,00,000 रुपए है, सेल्स टैक्स पेड एट इम्पोर्ट स्टेज जो है वो 20,000 है, 17 + 3 वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन सब्सिक्वेंट सेल कितनी है? 1,06,000। ठीक है, आप जरा तवज्जो देखिए, देखें आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट किए हैं 1,00,000 की, उस पर आपने 17 + 3 20,000 रुपए इनपुट टैक्स दिया है। आपने गुड्स आगे बेची हैं 1,06,000 की। अब 1,06,000 का निकालें आउटपुट टैक्स, सब लोग निकालें। 1,06,000 का निकालें आउटपुट टैक्स, 18,020 आएगा। तो 18 आउटपुट टैक्स कम है और इनपुट टैक्स ज्यादा है। तो जब आप 18,020 के आउटपुट टैक्स में से 20,000 का इनपुट टैक्स एडजस्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आता है? 1,980। यानी कि 1,980 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको आप रिफंड के तौर पे क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान में रखिएगा, सही है। अब जरा आप मुझे बताइए कि आप सेल्स वैल्यू, सप्लाई वैल्यू कितनी चार्ज करें? कम से कम आपको ₹1,00,000 के अंदर, आपने 6,000 की वैल्यूएशन तो कर दी, लेकिन ₹1,00,000 के अंदर आप कितनी वैल्यू एडिशन करें कि एग्जैक्टली आपका 17% आउटपुट टैक्स आपके 20% इनपुट टैक्स के बराबर आ जाए? तो कोई बता सकता है कि सप्लाई वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1,06,000 से कितनी ऊपर होनी चाहिए? नहीं, 1,06,000 1,06,000 में 6,000 की वैल्यूएशन हुई हुई है, लेकिन जब 6,000 की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उससे आपका इनपुट आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स के बराबर नहीं आ रहा, बल्कि उससे कम आ रहा है। तो और कितना मजीद ऐड करें, या लाख में कितना ऐड करें, या सप्लाई वैल्यू क्या बनाएं जिससे आपका 17% आउटपुट टैक्स 20% इनपुट टैक्स के बराबर आ जाए? बताइए क्या सेल्स वैल्यू होनी चाहिए? जवाब दीजिए, बोलिए। खामोश हैं सब लोग। बड़ा आसान जवाब है इसका बेटा। देखिए जवाब इसका बड़ा आसान है। देखिए कैसे, ₹1,00,000 की आपने गुड्स परचेज की, इस पर आपने 20% इनपुट टैक्स दिया। अब आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट टैक्स भी 20% हो, लेकिन आप जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं आउटपुट टैक्स 20% हो, आउटपुट टैक्स जो हो 20,000 हो, तो ऑब्वियसली जिस वैल्यू पर आप 20,000 आउटपुट टैक्स लगाना चाहते हैं, तो वो वैल्यू का 17% 20,000 के बराबर आना चाहिए ना। तो आप क्या करें, इस 20,000 को डिवाइड करते हैं किससे? 0.17 से। तो जैसे ही आप 20,000 को 0.17 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 1,17,647, यानी आप 1,17,647.6 बोल सकते हैं, 0.05 0.06 कर दें इसको। तो इतनी इतनी अगर आप वैल्यू क्या करते हैं, 17,647 रुपए अगर आप क्या करते हैं वैल्यू एडिशन के तौर पर रखते हैं, तो आपका आउटपुट टैक्स बराबर आएगा इनपुट टैक्स का। मतलब अगर आप निकालते हैं इसका 17%, तो उसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा? 20,000 आएगा। तो इस तरह आपका आउटपुट टैक्स आपके इनपुट टैक्स के बराबर हो जाएगा और ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यानी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इतना आसान सा है कि एफबीआर आपको मजबूर कर रहा है मिनिमम वैल्यू एडिशन के। मतलब अगर आप 1,00,000 वाली गुड्स 1,06,000 की बेचेंगे, तो 6,000 इतनी सफिशिएंट वैल्यू एडिशन नहीं है कि वो आपके आउटपुट टैक्स को इतना बना दे कि आपका इनपुट टैक्स मुकम्मल तौर पे क्या हो जाए? एडजस्ट हो जाए। तो ये सफिशिएंट इनपुट, सफिशिएंट क्या आपके लिए नहीं है। यानी आप इसमें इतनी सफिशिएंट वैल्यू एडिशन करें कि आपके आउटपुट टैक्स का 17% आपके इनपुट टैक्स के 20
% की क्या आ जाए, बराबर आ जाए। कि ये बात सबको समझ में आती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम मिनिमम वैल्यू एडिशन, यानी कि तुम अपनी सप्लाई के अंदर इतनी वैल्यू ऐड करो कि आसानी से तुम्हारा आउटपुट टैक्स इतना सफिशिएंट हो कि वो तुम्हारे इनपुट टैक्स में क्या हो जाए, मतलब इनपुट टैक्स तुम्हारा उससे क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर मजबूर किया जा रहा है ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखने पर या ज्यादा वैल्यू एडिशन करने पर, ताकि वो चीज आगे लोगों को महंगी होके मिले, क्योंकि इम्पोर्ट से ना आसान लफ्जों में। तो ये आपके सामने बहरहाल। उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट आता है रिटेलर का। हमने क्या कहा था जनाब, रिटेलर जो है वो आमतौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते और रिटेलर को रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन टियर 1 रिटेलर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं, उनकी अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। तो वो कौन से रिटेलर्स हैं जिनको रजिस्टर्ड होने की जरूरत है। This scheme applies to all registered retailers who make supplies from retail outlets to final consumers. ये स्कीम उन तमाम रिटेलर्स पे अप्लाई होती है जो कि रिटेल आउटलेट से फाइनल कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई करते हैं। आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज एज अंडर। नंबर 1, टियर 1 रिटेलर आर कॉल्ड व्हाट, स्पेसिफाइड रिटेलर्स आर। अब ये कौन है जिनको रजिस्टर्ड होना है। नंबर 1, a retailer operating as a unit of national or international chain of stores। तो अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आप क्या हैं, आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है। मिसाल के तौर पे नेशनल चेन ऑफ स्टोर सर्विस, बाटा, अलकरम, गुल अहमद, ये सारे हमारे मुल्क के अंदर क्या है, नेशनल चेन ऑफ स्टोर है। ठीक है जी। उसके अलावा इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर की बात करें तो मिनीसो जो है वो क्या है, नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर है, जापानीज ब्रांड है। उसके आउटलेट पाकिस्तान भर में खुले हुए हैं। हश पपीज हैं, इस तरह इनके आउटलेट्स खुले हुए हैं। नाइकी के आउटलेट भी हो सकते हैं, सैमसंग के आउटलेट खुले हुए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह जनाब के इंटरनेशनल और नेशनल अगर आप चेन ऑफ स्टोर है तो आपको सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल। भले आप अब रिटेलर हैं, आप नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर नहीं है, लेकिन आपने अपनी दुकान जो है, रिटेल आउटलेट जो है वो कहाँ खोला है, एक शॉपिंग मॉल में, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल। अब उसको आप शॉपिंग मॉल कहो, शॉपिंग प्लाजा कहो, ठीक है, शॉपिंग सेंटर कहो, बात एक ही। तो रिटेलर ऑपरेटिंग इन एन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल और प्लाजा और सेंटर एक्सक्लूडिंग कियोस्क। कियोस्क क्या होता है, अगर आप अक्सर और बेशक देखें तो आपको मॉल्स के अंदर भी ढाबे दिखेंगे। ढाबे, ढाबे मतलब यानी कि स्टॉल्स लगे हुए दिखेंगे, जहाँ पर कोई परफ्यूम बेच रहा होगा, कोई जहाँ पर कोई खाने पीने का आइटम बेच रहा होगा, कोई आइसक्रीम बेच रहा होगा, कोई कोन लगा के बैठा होगा। तो अगर एक कंडीशन शॉपिंग मॉल में कियोस्क है तो कियोस्क जो है वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी होगी सेल टैक्स पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप कियोस्क नहीं है और आप एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल के अंदर शॉप लेके बैठे हुए तो फिर आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, अनलेस कि आप जो आइटम बेच रहे हैं वो फुली एग्जेम्प्ट हो। मिसाल के तौर पर एक बुक्स की क्या कहते हैं, चेन ऑफ स्टोर है, लिबर्टी बुक्स के नाम से। ठीक है, तो अगर आप बुलेवर्ड मॉल जाएंगे तो बुलेवर्ड मॉल में आपको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर भी दिख जाएंगे। तो उनको तो वैसे रजिस्ट्रेशन चाहिए बुलेवर्ड मॉल में हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो पॉइंट नंबर ए में फॉलो कर जाते हैं। लेकिन बुलेवर्ड मॉल में आपको ऐसे भी स्टोर्स मिलेंगे जो नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर नहीं, लेकिन उन्होंने वहां पे आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो फिर उनको भी क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि इसी बुलेवर्ड मॉल में या किसी और मॉल में, कराची में अगर कोई मॉल है, ओशन मॉल है या कोई और मॉल है, तो उसी मॉल में अगर कोई बुक शॉप खुल जाती है तो बुक क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो जब बुक पे सेल टैक्स चार्ज ही नहीं होना तो भले बंदा कहाँ बैठा हो, एयर कंडीशन मॉल में बैठा हो या नेशनल या इंटरनेशनल चेन ऑफ आउटलेट खोल के बैठा हो, बुक ही एग्जेम्प्ट है तो बुक पे सेल टैक्स चार्ज ही नहीं होना, फिर तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। तो एक बुनियादी तौर पर ख्याल रखिएगा जनाब, अगर एक बंदा कहीं भी बैठा हो लेकिन उसका अगर उसका आइटम ही एग्जेम्प्ट है तो फिर जाहिर सी बात है उसको सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं करना फिर, है ना। A retailer whose cumulative electricity bill during the month immediately preceding 12 months exceeds 600,000, मतलब क्या करना है आपको बतौर रिटेलर
हर महीने अपने पिछले 12 महीनों की इलेक्ट्रिसिटी बिल का सम करना है, और अगर ये सम 6 लाख से एक्सीड कर गया तो फिर आप भले शॉपिंग मॉल में ना हो, घर पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, ऐसी दुकान पे बैठे हो जहां पर आपके पास जनरेटर भी ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो, और वो पिछले अगर 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 6 लाख से एक्सीड कर गया तो फिर आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, सेल्स टैक्स चार्ज होगा 12। उसके बाद wholesaler cum retailer engage in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailers as well as retail basis to the general body of the consumer। ऐसे होलसेलर्स जो होलसेल का काम भी करते हैं लेकिन साथ साथ रिटेल भी गुड्स बेचते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। उसके बाद ई पॉइंट whose shop measures 1000 स्क्वायर फीट और मोर, अगर आपका शॉप का एरिया 1000 स्क्वायर फीट या उससे क्या है ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना है बेटा, सेल्स टैक्स डिसीजन लेनी पड़ेगी। तो देखिए मतलब ये नहीं कि आप ए से निकले बी में फंसे, बी से निकले सी में फंसे, सी से निकले डी में फंसे, डी से निकले ई में फंसे, और अगर ई से भी निकल गए तो बच गए आप, फिर आप कहलाएंगे रिटेलर अदर देन टियर 1 रिटेलर। तो अगर आप ए बी सी डी किसी ई और किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप टियर 1 रिटेलर हैं, आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन लेनी है, आपको आउटपुट टैक्स चार्ज करना है और इनपुट टैक्स क्लेम करना है। सही है बेटा? यस सर। अच्छा जनाब, अब टियर 1 रिटेलर कौन है? द टियर 1 रिटेलर आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड ऑल द प्रोविजंस शैल अप्लाई in the normal manner including charge of sales tax, filing of monthly return, input tax adjustment, apportionment, debit credit note, audit and so on. From such date as may be notified by FBR, tier 1 retailers shall integrate their retail outlets with FBR's computerized system for real-time reporting of sales tax. In case of default, his input tax claim would be reduced by 15%. ठीक है जी, यानी कि आपको एक सिस्टम इंस्टॉल करना है अपने पास, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहलाता है, इसके जरिए एफबीआर तक आपका डेटा पहुंच रहा होता है, ठीक है ना। तो वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंस्टॉल करना होता है इसको रिटेलर को। अगर आप वो क्या करेंगे, अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स 15% से रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पा रहे होंगे मुकम्मल तौर पर। फ्रॉम सच डेट may be notified by FBR, the customer of tier 1 retailer shall be entitled to receive cash back up to 5% of sales tax involved। यानी अगर ये जो रिटेलर्स हैं ये सेल्स टैक्स 17% चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इनसे जो कस्टमर्स गुड्स खरीद रहे हैं ना, उनको उनका 5% पे किया हुआ सेल टैक्स वापस मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? The registered retailer required to issue a serial number tax invoice containing specified particulars including name, address, NIC, NTN of unregistered recipient of supplier where the value of transaction exceed 50,000। ठीक है जी। अच्छा, जो बंदा रजिस्टर्ड होगा एफबीआर में पहले, उसको तो ये आसानी से मिल जाना है, लेकिन अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है, मतलब ये नहीं कि उसका एनटीएन वगैरह मतलब क्या है बना हुआ नहीं है, और वो क्या कहते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर उसका एनआईसी लिया जाएगा, और अगर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है 50,000 से एक्सीड करती है तो फिर उसका एनआईसी पे वो इनवॉइस इशू की जाएगी, ताकि वो ट्रेस हो कि वो 50,000 रुपये इकोनॉमी के अंदर खर्च कर रहा है, लेकिन वो टैक्स पर्पज के लिए क्या रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। उसके बाद रिटेलर्स अदर देन टियर 1 रिटेलर्स, ये कौन है? ये वो रिटेलर्स हैं जो कि ए बी सी डी ई में फॉल नहीं करते। आप क्या समझते हैं इनको सेल टैक्स नहीं देना? नहीं भाई, इनको भी देना है सेल टैक्स, लेकिन इनको नॉर्मली आउटपुट और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करनी, मतलब ये नहीं कि ये इन इससे क्या हो गया, बच गए। अब इनसे सेल टैक्स एफबीआर कलेक्ट कैसे करेगा? इसका भी कम मतलब उन्होंने कमाल फार्मूला बनाया। इनसे सेल टैक्स कलेक्ट करेगा कैसे भाई? इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल का पार्ट बनाकर। तो लिखा हुआ क्या है? रिटेलर्स अदर देन टियर 1 रिटेलर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड दे शैल बी पे सेल्स टैक्स विद देयर मंथली इलेक्ट्रिक बिल्स एज अंडर 5% where the monthly bill does not exceed 20,000। अगर उनका मंथली बिल 20,000 से एक्सीड नहीं करता तो उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर
5% सेल टैक्स लग कर आएगा। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा जरा, देखो 17% नॉर्मल लगेगा, 3% अनरजिस्टर्ड होने की वजह से फर्दर लगेगा, और 5% जो है वो ये लगेगा जो ये रिटेलर हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे इस वजह से, यानी 25% सेल टैक्स लग कर आएगा। समझे बात को या नहीं? where 7.5% where the monthly bill exceeds 20,000, और फिर 27 समझ ले 27.5 टोटल उसको पे करना पड़ेगा अगर उसका बिल 20,000 से एक्सीड करता है। मतलब 17% नॉर्मल, 3% अनरजिस्टर्ड होने की वजह से फर्दर, और 7.5% रिटेलर होने की वजह से, क्योंकि आप टियर 1 रिटेलर नहीं है। The above sales tax is the final discharge of sales tax liability and they are not allowed to claim input tax adjustment. Monthly sales tax return is not required. जाहिर सी बात है, जब आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज ही नहीं कर रहे तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आप रजिस्टर्ड ही नहीं है, और आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकते, ना आपको सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना है। मंथली सेल टैक्स रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एंड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट, इनका ऑडिट भी नहीं होगा। यानी ये बोलते हैं बस 5% का हमें भत्ता दो, आसान लफ्जों में, उसके बाद तुम आजाद दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, 7.5% दो, ठीक है ना। उसके बाद the above sales tax in case of unregistered retailer with electric bill is in addition to normal sales tax। ठीक है बेटा, कि ये जो अभी बताया ना मैंने आपको, ये जो 5% या 7.5% है, ये उनके नॉर्मल सेल टैक्स के अलावा है। चार्जेबल विद इलेक्ट्रिक बिल विच इज 17% नॉर्मल, 3% फर्दर एंड 5% एक्स्ट्रा टैक्स। तो इनसे 5% एक्स्ट्रा टैक्स लिए, एक्स्ट्रा टैक्स है, 17 नॉर्मल है, 3 फर्दर है अनरजिस्टर्ड, और 5 अदर देन टियर 1 रिटेलर होने की वजह से। जब बिल 20,000 के अंदर अंदर हो, 20,000 से एक्सीड ना करता हो, जब अगर बिल 20,000 से एक्सीड कर दिया तो ये 5 नहीं 7.5 लग जाएगा, मतलब टोटल बनेगा 27.5%। तो ये सारी बातें आपके सामने है मौजूद। उसके बाद एक 2.20 है एक्सेस टैक्स कलेक्शन। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मिसाल के तौर पे एक सप्लाई जो थी वो एग्जेम्प्ट थी, ठीक है, ये एक सप्लाई टैक्सेबल थी, एफबीआर ने नोटिफाई कर दिया, वो क्या हो गई, अब एग्जेम्प्ट हो गई। तो अब ये नोटिफिकेशन से आप अपडेट नहीं थे, आपने क्या कर दिया, उसमें सेल टैक्स चार्ज कर दिया। तो आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे सेल टैक्स चार्ज कर दिया। अब वो सेल टैक्स अगर आपने चार्ज कर दिया है तो वो आपकी जेब में रहना चाहिए, वो एफबीआर तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लिखा हुआ क्या, इफ एनी पर्सन कलेक्टेड आउटपुट टैक्स विच वाज नॉट कलेक्टेबल और कलेक्टेड एक्सेस आउटपुट टैक्स बाय मिस्टेक एंड the incidence of such tax has been passed on to the consumer, और वो आउटपुट टैक्स लग लग के जो है वो उसका बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर तक भी पहुंच चुका है। तो बस एंड कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खा ली, प्रोडक्ट कंज्यूम कर ली, वो सेल्स टैक्स भी वसूल हो गया। अब कोई शख्स भी सप्लाई चेन में एफबीआर को ये नहीं बोल सकता कि भाई ये सेल टैक्स हमने गलती से चार्ज किया था, या ये सेल टैक्स हमने गलती से एग्जाम सप्लाई पे चार्ज किया था, बस इस सेल टैक्स का हमें रिफंड किया था, नहीं, क्योंकि उसका बर्डन जो है वो किस पे शिफ्ट हो गया, एंड कंज्यूमर पर। हाँ, अगर बर्डन एंड कंज्यूमर पे ना शिफ्ट हुआ होता, सप्लाई चेन के अंदर होता, तो फिर प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करके इसको रिवर्स किया जा सकता था। लेकिन अगर इसका बर्डन पास ऑन हो गया तो ये पैसे एफबीआर के लिए क्या हो गए, हलाल हो गए, ठीक है बेटा। ही शैल पे द अमाउंट ऑफ सच टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड no claim of refund in respect of such amount shall be admissible. The burden of proof that the incidence of tax has not passed to the consumer shall be on the person collecting the tax. यानी आपको, अगर आप ये बोलते हो कि भाई ये गलती से टैक्स चार्ज हुआ है और इसका बर्डन अब तक एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा, तो फिर आपको सप्लाई चेन में उसको वेरीफाई करना होगा, इस बात का सबूत देने का बर्डन आप पर होगा कि भाई अब तक ये गुड्स किसी भी एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, बल्कि हमारी सप्लाई चेन में ही है, और सप्लाई चेन में होने की वजह से आप उसको डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करके रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपके सामने रख दी। तो इंशाल्लाह इसको फिर अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से काफ़ी हद तक बात हो चुकी है और अगली क्लास में हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।